नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। ललितपुर में जमीन विवाद को लेकर एक गांव में जमकर लाठियां चली। साथ ही दोनों पक्षों ने धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना ताल बेहट कोतवाली के पास के एक गांव की है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर उन्नाव में जिला अस्पताल के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया ये जा रहा है कि दोनों ही पक्ष प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े हुए थे। ये लोग जिला अस्पताल के आसपास सक्रिय रहते हैं और मरीजों को बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। बताया जा रहा है कि पहले अपने अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराने के विवाद में दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आग नहीं भी मारेगा। मथुरा के सदर बाजार इलाके में सीएमओ ऑफिस के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब सदर तहसील के सामने 2 लड़कों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर यह मारपीट हुई और वहां मौजूद लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। तो वहीं अंबेडकर नगर में दबंगों ने सरेराह एक युवक को जमकर पीट डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक पर नशे में यात्रियों से अभद्रता करने का आरोप है, जिसके बाद दबंगों ने युवक को बस से नीचे उतारा, उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। घटना अलीगंज के इनामीपुर बाजार की बताई जा रही है। बदायूं के सिविल लाइंस इलाके में बाईपास पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग में ये ट्रक जलकर राख हो चुका था। पानी अब डालेंगे, अब ठीक हो जाएगा। सब चिंता नहीं करते ना, किसी बात की टेंशन नहीं लेते। इधर से देखो, फायर ब्रिगेड में पानी है। और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 29 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है। 18 जुलाई को मतदान होना है और 21 जुलाई को चुनाव परिणाम आ जाएगा और देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुर्मू के लिए कम से कम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। और इससे पहले गुरुवार को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। वो आज नामांकन करेंगे और इस मौके पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बीच यूपी और उत्तराखंड के प्रस्तावक सांसदों ने उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत भी कर दिए। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अमित शाह के साथ भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इस दौरान तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
वहीं सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी और सीएम धामी भी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे पहले गुरुवार को यूपी और उत्तराखंड के सांसद प्रस्तावकों ने नामांकन पत्र पर दस्तखत किए। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाएंगे कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम है जो एनडीए से आता है और किस पार्टी के कितने वोट हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, वाईएसआरसीपी और बीजेडी ये तमाम लोग हैं और इनके सांसद और विधायकों के इतने वोट रहेंगे। एनडीए के पास 24,000 आपको बता दें कि इतने वोट रहेंगे और इसके बाद उनका जीता जाना पक्का माना जा रहा है और द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। एनडीए, बीजेपी और जितने भी इसमें पार्टियां शामिल हैं उनके सांसद और विधायकों के इतने वोट रहेंगे। साथ ही यूपीए, कांग्रेस, डीएमके और आरजेडी, एनसीपी के भी अलग अलग वोट रहेंगे, विधायकों के वोट रहेंगे और सांसदों के वोट रहेंगे। तो आपको बता दें कि यूपीए के पास भी विधायकों के वोट और सांसदों के वोट हैं, साथ ही अलग अलग पार्टियों के वोट रहेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू का कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनना पक्का माना जा रहा है। साथ ही उनके नामांकन के दौरान भी कई एनडीए के बड़े चेहरे शामिल रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्योंकि वोट प्रतिशत और यहाँ पर ज़्यादा है, विधायक ज़्यादा हैं, सांसद ज़्यादा हैं एनडीए के पास, ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी भारत की। द्रौपदी मुर्मू के ऐसा नाम है जो संघर्षों का पर्याय है। जिंदगी ने कई बार उन पर दुखों का पहाड़ गिराया, लेकिन वो नहीं टूटी। हादसों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदगी के सफर में डटी रही। आइए देखते हैं पार्षद से मंत्री और फिर राज्यपाल और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा। जिंदगी में संघर्ष, वो घबराई नहीं। दुखों का पहाड़ गिरा, वो टूटी नहीं। पार्षद से भावी राष्ट्रपति तक सफर। मंत्री राज्यपाल के बाद बनेंगी राष्ट्रपति। मुर्मू से सीखिए जीने का अंदाज। द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू की कहानी संघर्षों से भरी पड़ी है। पार्षद से भावी राष्ट्रपति तक के सफर में मुर्मू ने कई पड़ाव देखे, लेकिन मजबूत दृढ़ संकल्प की वजह से उनके हौसले जिंदगी को नई धार दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ। मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार की बेटी हैं। मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। सब ठीक चल रहा था। अचानक अलग अलग हादसों ने उनके पति और 2 बेटों को छीन लिया। पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो वहीं मुर्मू के बड़े बेटे की 2009 में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके 3 साल बाद 2012 में एक सड़क हादसे में दूसरे बेटे की भी जान चली गई। पति और दोनों बेटों के जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी इकलौती बेटी के लिए जिंदगी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आदिवासी परिवार की द्रौपदी जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष करती रही। टीचर के रूप में करियर की शुरुआत करने वाली मुर्मू बाद में
नौकरी छोड़कर ओडिशा के सिंचाई विभाग में क्लर्क का काम किया, लेकिन मुर्मू की किस्मत कहीं और ले जा रही थी। शिक्षिका की नौकरी छोड़ने वाली मुर्मू का मन सिंचाई विभाग में भी नहीं लगा। 2 नौकरी छोड़ने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति की ओर रुख किया और 1997 में पहली बार निगम की पार्षद बनी। इसके बाद प्रदेश की राजनीति की ओर रुख किया। रेरंगपुर सीट से 2 बार बीजेपी की विधायक रहीं। 2000 से 2009 तक 2 बार विधानसभा सदस्य रहीं। 2000 से 2004 के बीच ओडिशा सरकार में मंत्री भी रहीं। उसके बाद 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है मुर्मू की जिंदगी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, इसलिए हम कहते हैं मुर्मू से सीखिए जीने का अंदाज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी में हाई स्काई झूला टूटने से हादसा हो गया, जिसमें झूले में बैठी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बच्चे ऊपर से नीचे गिरे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि झूले का गेट टूटने से यह हादसा हुआ। घटना मऊ रानीपुर की है, जहां मेला ग्राउंड में एक प्रदर्शनी चल रही है और वहां हाई स्काई झूले लगे हुए थे। तो झूले का दरवाजा टूटने से यह हादसा हुआ। महिला और बच्चे नीचे गिर गए थे झूले से, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि बच्चे गंभीर रूप से घायल। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमें देंगे। अश्विनी, क्या जानकारी है? बच्चे की हालत कैसी बनी हुई है? अश्विनी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलो इनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, झूले से गिरने से महिला की मौत हो गई है। दरअसल एक प्रदर्शनी लगी थी और ग्राउंड में झूला लगा हुआ था। झूले से महिला और बच्चे नीचे गिर गए। इस हादसे के दौरान महिला नीचे गिरी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। झूले का दरवाजा टूटने से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें झांसी से सामने आई। आपको बता दें कि झांसी के एक ग्राउंड में ये प्रदर्शनी चल रही थी, जहां पर ये झूला लगा हुआ था और महिला और बच्चे इस झूले में झूल रहे थे। गेट टूटने की वजह से महिला और बच्चे नीचे गिर गए। महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य ने ही केडीए उपाध्यक्ष पर करप्शन के आरोप लगाए हैं। केडीए बोर्ड के सदस्य और बीजेपी नेता राम लखन रावत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भी लिखा, जिसमें उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि केडीए में टेंडर जारी करने में नियमों की अनदेखी की गई। साथ ही कमिश्नर और डीएम को भी शिकायती पत्र भेजा गया है। जुमे की नमाज को लेकर मथुरा में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के पास डी गेट, भरतपुर गेट इलाके में पुलिस ने गश्त की। साथ ही लोगों से अमन चैन से रहने की अपील भी की गई। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस और ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। और फ्लैग मार्च किया जाता है, उसी के अनुरूप आज भी हम लोगों द्वारा डीन गेट एरिया में पैदल मार्च किया गया है। शहर की आम सद्भावना बनी रहे, लोगों में जनमानस में पुलिस का विश्वास बना रहे, लोगों को पुलिस दिखाई पड़े, इसी उद्देश्य को लेके हम लोग रोज़ पर डे इवनिंग गश्त करते हैं। उसी के तहत ये गश्त की जा रही है।
फिरोजाबाद में एक युवक से लूट का मामला सामने आया है। युवक फैक्ट्री में अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उससे तमंचे के दम पर मोबाइल लूट लिया। घटना टूंडला इलाके के फ्लाईओवर की है। हैरानी की बात यह है कि लुटेरे ऑटो ड्राइवर बनकर आए थे, जिनके ऑटो पर युवक बैठा हुआ था, जिसे सुनसान इलाके में बदमाशों ने लूटा और पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। औरैया में इंजीनियर के घर पर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोर घर के मेन दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे, जिसके बाद चोरों ने घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा की चोरी की गई है। घटना पंपूद इलाके दिव्यापुर के दयालपुर की बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में भी चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां के सूरजपुर इंडस्ट्री एरिया के सूरजपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक चोर ने स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। यूपी में जुमे की नमाज से पहले शहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, तो LIU इंटेलिजेंस के अलावा साइबर सेल को अलर्ट किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और 165 कंपनी PAC और 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है, तो अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पुलिस टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। साथ ही साथ ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां 3 जून को हिंसा हुई थी, लिहाजा पुलिस अब पूरी मुस्तैदी बरत रही है। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है, जहां 10 जून को पत्थरबाजी और बवाल हुआ था। दोनों बड़े शहरों में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है और इस बार जुमे के दिन किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जुमा है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। जुमे के रोज माहौल ना बिगड़े, इसे लेकर नोएडा पुलिस ने गुरुवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा इंतजाम को परखा। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद जवानों के साथ सड़कों पर उतरे। पुलिस ने सेक्टर 8 में जामा मस्जिद के आसपास फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा शहर में संदिग्ध जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस ने साफ किया कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये एक पुलिसिंग का अभिन्न अंग है, जो प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। इससे लोगों के साथ संवाद बनाया जाता है, वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, वस्तु स्थिति है, उसको समझा जाता है और साथ ही साथ जो एरिया डोमिनेशन है वो किया जाता है। अभी एक बहुत लंबी फुट पेट्रोलिंग ऑर्गेनाइज की गई सेक्टर 8, सेक्टर 9 और जो हमारे सेंसिटिव एरिया था डिस्ट्रिक्ट के उन क्षेत्रों में, इसमें यहाँ का सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और जो कल की कुछ महत्वपूर्ण अवसर भी हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस भी हैं। जुमे की नमाज से पहले उन्नाव में भी पुलिस अफसरों ने फ्लैग मार्च किया। लखनऊ रेंज के IG की मौजूदगी में जिले के बड़े ऑफिसर्स और जवानों ने शहर के कई इलाकों में मिनट से आगे